एक 31 साल का छात्र नेता दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाली सड़क पर रिक्शा में बैठा हुआ है। पीछे से आती है एक बाइक और कुछ ही सेकंड में सब खत्म। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। उस्मान हादी के बाद ढाका की सड़कों पर आग लग गई। भीड़ उग्र हो गई। एक हिंदू युवक को पीट पीट कर मार दिया गया। उसकी लाश निर्वस्त्र कर पेड़ से लटका दी गई। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है साहब कि हादी को किसने मारा। सवाल ये भी है कि क्या बांग्लादेश की राजनीति को हिला देने वाली साजिश थी। भारत पर आरोप क्यों लग रहे हैं। क्या ये हिंसा आने वाले चुनावों को रोकने की तैयारी है। और क्या बांग्लादेश एक बार फिर से कट्टर राजनीति की ओर फिसल रहा है। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। पिछले शुक्रवार यानी 12 दिसंबर को दोपहर के करीब 2:30 बज रहे थे। ढाका की एक मस्जिद में जुम्मे की नमाज खत्म हुई थी तो उस्मान हादी एक बैटरी रिक्शा से ढाका के फकीरा पुल से विजयनगर लंच करने हाईकोर्ट इलाके की तरफ जा रहे थे। जैसे ही ये विजयनगर पहुंचे तभी एक बाइक पीछे से रिक्शे के पास आती है, फिर दाईं ओर आकर रुकी और ये सभी घटना सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो रही थी। लेकिन बाइक सवार इन सबसे अनजान थे। सो बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने अपनी बंदूक निकाली और बिल्कुल नजदीक से हादी पर गोली चला दी। बाइक सवार दोनों हमलावरों ने हेलमेट पहन रखे थे तो कोई पहचान नहीं पाया। लेकिन इस पूरी घटना को इतनी तेजी से किया गया साहब कि कुछ ही सेकंड लगे और फिर हमलावर तुरंत मौके से फरार हो गए। क्योंकि गोली सिर में मारी गई थी तो हादी गंभीर रूप से घायल हो गए। सिर और कान से खून सड़क पर टपक रहा था। पहले तो लोकल हॉस्पिटल में हादी को बचाने की कोशिश होती है, लेकिन हालात में सुधार नहीं होता देख 15 दिसंबर को एयरलिफ्ट कराकर इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया। लेकिन 18 दिसंबर को सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में हादी की मौत हो गई। इस मौत पर सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी किया और कहा, डॉक्टरों की पूरी कोशिशों के बावजूद हादी ने अपनी चोटों के चलते दम तोड़ दिया। फिर खबर आती है कि 19 दिसंबर को हादी का शव ढाका लाया जाएगा, जो कि आया भी। लेकिन इसके पहले ही रात में ढाका में हिंसा भड़क जाती है। हादी अपनी एंटी इंडिया छवि और शेख हसीना की सरकार के विरोधी होने के चलते वो बांग्लादेश में छात्रों और प्रदर्शनकारियों के नेता बन गए थे। लेकिन असली सवाल है कि दक्षिणी बांग्लादेश में झलकाठी जिले के नलचिट्टी गांव में जन्मे हादी ने ये सब किया कैसे था कि उसकी मौत पर बांग्लादेश चल उठा। दरअसल हादी इस्लामिक धार्मिक परिवेश में बड़े हुए हैं। पिता एक मदरसे में पढ़ाते थे और इलाके की एक मस्जिद में इमाम भी थे। इस कारण परिवार में इस्लामिक एजुकेशन की और ज्यादा झुकाव था। हादी को भी इस्लामिक तालीम के लिए नसीराबाद के कामिल मदरसे भेजा गया, जिसके बाद 2011 में ढाका यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होने के बाद हादी ने कई लोकल कोचिंग सेंटर्स और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया। इसी दौरान हादी ने बांग्लादेश के सांस्कृतिक और राजनीतिक हालात पर कई किताबें भी लिखीं। इन सब कामों के अलावा हादी राजनीतिक रूप से भी बहुत एक्टिव थे। लेकिन जब साहब पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, तब हादी का राजनीतिक कद बढ़ गया। हादी उन लीडर्स में से एक थे जिन्होंने प्रोटेस्ट की अगुवाई की और अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट किया गया। उसके बाद प्रोटेस्ट में शामिल छात्रों और युवाओं का नया संगठन उभरता है। इसका नाम रखा गया इनकलाब मंच, जिसके मुख्य संयोजक और प्रवक्ता हादी थे। वैसे तो इसका उद्देश्य दमन का विरोध करना था, लेकिन ये कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन और बांग्लादेश की दक्षिणपंथी पार्टी जमात इस्लामी का करीबी माना जाता है। अब हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार तो बन गई थी, लेकिन हादी उससे भी खुश नहीं थे। एक राष्ट्रीय सरकार के गठन का प्रस्ताव, अंतरिम सरकार की कमियों जैसे मुद्दों पर इनकलाब मंच ने हादी की अगुवाई में कई विरोध प्रदर्शन किए थे। दिसंबर 2004 में हादी ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर छात्रों का आरोप लगाया। इस्लामिक क्राइम्स ट्रिब्यूनल के शेख हसीना को मौत की सजा देने पर हादी ने इसे एक मिसाल बताया। इतना ही नहीं, इनकलाब मंच ने आवामी लीग को आतंकवादी तक करार दे दिया था। हादी का इस मंच ने चुनावों में आवामी लीग को अयोग्य ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। इसी बीच पिछले महीने हादी ने जो आरोप आवामी लीग पर लगाया था, उसकी उम्मीद तो किसी ने नहीं की होगी। उसने हसीना की पार्टी पर की धमकी देने का आरोप लगा दिया था। हादी बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होने वाले चुनावों में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुके थे। उन्होंने अपने लिए ढाका 8 सीट चुनी थी, जिसमें ढाका की मोती झील, शाहबाग, रमना, पलटन और शाहजहांपुर जैसे इलाके आते हैं। बांग्लादेश में हादी की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी। इसकी पॉपुलैरिटी का एक कारण भारत भी है, क्योंकि वो बांग्लादेश का एंटी इंडिया यूथ लीडर माना जाता रहा है।
जमात इस्लामी के नेता और बांग्लादेश के वो बहुसंख्यक युवा जो भारत विरोधी रुख रखते थे, वो हादी के समर्थक थे। हालांकि इन समर्थकों की वजह से एक तरफ हादी का कद बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ उसे मारने की साजिश भी रची जा रही थी। लेकिन सवाल है कि उसे मारने की साजिश रच कौन रहा था? शुरुआती आरोप में किसके नाम आ रहे हैं? आइए इसको भी जान लेते हैं। तो इस खतरनाक साजिश के पीछे फिलहाल तो आवामी लीग से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे शॉकिंग बात जो सामने आ रही थी, उस पे किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। कहा जा रहा है कि हादी को मारने के बाद दोनों हमलावर भारत आ गए थे। लेकिन इस बात को बांग्लादेश की पुलिस के एक एक्शन ने गलत साबित कर दिया है। बांग्लादेश की पुलिस ने फैजल करीम मसूद उर्फ दाऊद खान को गिरफ्तार भी किया है। फैजल को हादी पर गोली चलाने वाला मुख्य शूटर माना जा रहा है। वो आवामी लीग की स्टूडेंट विंग छात्र लीग से जुड़ा हुआ है और वो बांग्लादेश से ही गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तारी से पहले बांग्लादेश का अखबार प्रोथोमा लो एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश कर देता है जिसने वहां के लोगों में एंटी इंडिया सेंटिमेंट को और ज्यादा भर दिया था। उसके मुताबिक फैजल और आलमगीर हादी के बाद भारत की सीमा में घुसे। इसी बीच उन्होंने 5 बार गाड़ी बदली। उन्होंने बाइक पर नकली नंबर प्लेट लगाई और अपने फोन और सिम फेंक दिए। अब अभी प्रोथोमा लो के इस खबर से लोग गुस्से में ही थे कि एक कतर बेस्ड पत्रकार जुल्कर्न सायर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर आग में घी डालने का भी काम कर दिया है। उसने दावा किया कि फैजल और आलमगीर 12 दिसंबर को ही हुलवा घाट सीमा पार करके भारत में दाखिल हो गए थे और अभी असम के गुवाहाटी में हुलवा घाट के एक पेट्रोल पंप पर एक कार से 3 युवक आए और यहां से दोनों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर हुलवा घाट के भूटिया पारा ले गए। लगभग 2:30 बजे वो भूटिया पारा सीमा पार करके भारत में प्रवेश कर गए। जुल्करनैन सायर ने अपनी पोस्ट में लिखा, भारत में घुसने के बाद बांग्लादेश के पूर्व मंत्री जहांगीर कबीर नानक के पर्सनल सेक्रेटरी ने फैजल को एक भारतीय नंबर 9100390418 दिया। इसी सिम से फैजल ने हादी पर हमले की रात कई फोन नंबरों पर सेल्फी भेजी। इसमें से एक तस्वीर गुवाहाटी में भी ली गई थी। इस नंबर को ट्रू कॉलर पर सर्च करने पर बंगला में लिखा आ रहा था कि ये आतंकी का बेटा ही हादी है। हालांकि हादी पर हमले के समय फैजल के साथ एक और हमलावर था जिसका नाम आलमगीर शेख था। बांग्लादेश पुलिस ने इन दोनों की खबर देने पर 50 लाख टका, लगभग 37 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। वहीं इन दोनों का भारत में घुसने वाली खबर पर ढाका पुलिस ने कहा था कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि हमलावर भारत में घुस चुके हैं। अब साहब, इस हाई प्रोफाइल मर्डर में कोई गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से बांग्लादेश आग में जलने लगा। लोग सड़कों पर उतरे, हिंदुओं पर भी हमला होने लगा। भारतीय उच्चायुक्त के आवास के सामने बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। उच्चायुक्त पर भी पत्थर फेंके। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने एक हिंदू युवक को पीट पीट कर मार डाला और फिर उसे निर्वस्त्र करके एक पेड़ से लटकाकर उसके शरीर को आग लगा दी। पुलिस ने मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में की है। फिलहाल पुलिस के हाथ से कंट्रोल बाहर होते देख 15 दिसंबर को बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन यानी कि RAB ने फैजल के एक और सहयोगी 30 साल के कबीर को नारायणगंज इलाके से पकड़ा है। RAB की मीडिया विंग के कमांडर MGM इंतहाब चौधरी ने यह कहा कि कबीर सीधे तौर पर हमले से जुड़ा है और जब हादी का शव सिंगापुर से बांग्लादेश में लाया गया तो उसके अंतिम संस्कार में काफी भीड़ थी। इससे पहले उसके मौत पर वहां राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया था। हालांकि बांग्लादेश के कई नेता और पत्रकार हादी को लेकर भारत पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भारत ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश जैसे दोस्तों के खिलाफ भारत ने अपनी जमीन कभी इस्तेमाल नहीं होने दी, ना ही होने देगा। ये बात भारत ने तब बोली जब बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि भारत हादी को वहां घुसने पर उसे अरेस्ट कर बांग्लादेश को सौंप दिया जाए। अब इन सब घटनाओं को देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होने की संभावना कम लग रही है। खैर, अब चुनाव शांतिपूर्ण होगा या फिर कुछ उपद्रव होंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं।